Hello students, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Yesterday we understood the uses of dimension formula in different way. हम लोगों ने कल समझा था कि किस तरह से डायमेंशन फार्मूले का हम अलग अलग यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में आप किसी डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने देखा था 1 न्यूटन का कि 1 न्यूटन ऐसा यूनिट में होता है 1 न्यूटन। अब ये 1 न्यूटन सीजीएस में कितने के इक्वल होता है। तो हमने देखा था 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ टाइम के इक्वल टू आया था। ठीक है ना। इसी तरह से हमने दूसरा जो यूज देखा था वो करेक्टनेस चेक करना है। कोई सा भी फिजिकल हमने फार्मूला लिया, जैसे हमने कल लिया था जो मोशन की इक्वेशन हमने लिया था, तो कोई सा भी फिजिकल फार्मूला आप लो और वहां पर उनकी डायमेंशन को आप डालो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों साइड की अगर डायमेंशन जो है वो इक्वल आती है तो इसका मतलब गिवन फार्मूला करेक्ट है। और अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं आती है तो फार्मूला आपका करेक्ट नहीं है। उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर कांस्टेंट कोई टर्म आता है तो उसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते, बोथ साइड की डायमेंशन इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने कल समझ लिया था। आज हम और भी इसके यूजेस देखते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से आप कोई नया फार्मूला भी जनरेट कर सकते हो। कोई फार्मूला अगर आपको नहीं पता है और अगर आपको कुछ हिंट दे के रखी है, कुछ रिलेशन आपको दे के रखा है, तो आप डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से उस फार्मूले को जनरेट कर सकते हो। तो कैसे क्या हम डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से कोई फिजिकल फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, तो उसको चलिए हम सीखते हैं। ठीक, देखिए जरा। सबसे पहले आपको क्या है, कुछ रिलेशन यहाँ पर देके रखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का। ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स the mass of both and length of thread and gravity then stabilize formula with the help of डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला देखिए, डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से हमको जो है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको डिराइव करना है। जबकि हमको देके रखा है कि जो टाइम पीरियड है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिन चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है उनको हम टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल में ले लेंगे। कैसे कि किसके ऊपर, सबसे पहले तो मास के ऊपर, जो बॉब का जो बॉल उसके अंदर होता है उसकी मास के ऊपर, तो इसकी होल पावर ए हम ले लेते हैं। दूसरा डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, थ्रेड की, तो लेंथ की होल पावर बी मान लेते हैं। और तीसरा ग्रेविटी के ऊपर, एटमॉस्फेयर का जो ग्रेविटी होता है इसके ऊपर, इसकी होल पावर क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। इन तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ओके, चलिए जरा प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट रखते हैं के, यहाँ m टू दी होल पावर a, l टू दी होल पावर b एंड g टू दी होल पावर c। ठीक है, चलिए जरा इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पर देखिए m मास की डायमेंशन क्या होती है, m, यहाँ पर m टू दी होल पावर a, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l टू दी होल पावर b एंड g ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2 टू दी होल पावर c। चलिए जरा आगे और देखते हैं कि अब यहाँ पर ये m टू दी पावर तो क्या है, ओनली a है, l टू दी पावर b और यहाँ पर l टू दी पावर c, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, l टू दी पावर b प्लस c में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर l की पावर b और यहाँ पर l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 2c। ठीक है, अब यहाँ पर t है मतलब m0 और l0, और t क्या है आपका 1 है। अब बोथ साइड हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड,
कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले m इधर 0 है और इधर m की पावर क्या है, a है, तो a की वैल्यू 0 निकल गई आपके पास में। l में इधर 0 है और इधर l की जो पावर है वो क्या, b प्लस सी, ठीक है ना, तो यहाँ से b इक्वल टू माइनस सी निकल गया हमारे पास, ठीक है। तीसरा वाला हम देखते हैं कि यहाँ पर t की पावर इधर 1 है, इधर t की पावर माइनस 2c है, यहाँ से c की वैल्यू माइनस 1/2 और c की वैल्यू माइनस 1/2 की ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो b की वैल्यू प्लस 1/2 हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया आपको। ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली a b और c की। हमारा जो डायमेंशन फार्मूला ये है, यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए ना, मैं यहाँ पर फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। देखिए ना, t इक्वल्स टू के, t इक्वल्स टू क्या होगा के m, m की होल पावर क्या हो जाएगी, m की होल पावर 0। देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, तो m की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दूसरा l की पावर b, l की पावर b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, b की वैल्यू 1/2 और g की होल पावर c और c की होल पावर क्या आ गई माइनस 1/2। t इक्वल टू k, n की पावर 0 यानी कि 1। अब इससे प्रूफ होता है कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो मास के ऊपर, बोब की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा l की पावर 1/2, इसको नीचे लेके जाएंगे तो g की पावर 1/2, ऊपर g की पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो g की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी। या t इक्वल्स टू के, रूट के अंदर लिख सकते हैं l अपॉन g, फिर रूट का मतलब क्या होता है होल पावर 1/2। अब एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि जो k की वैल्यू होती है वो 2 पाई आती है, ठीक है ना, तो ये k की वैल्यू हम डाल देंगे क्योंकि दिस इज ए कांस्टेंट। और एक्सपेरिमेंट से पेंडुलम वाले केस में हम लोगों ने देखा है कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आती है 2 पाई आती है। तो t इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 2 पाई, रूट के अंदर l बाई g, दिस इज द फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम। ये ही जो फार्मूला है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से, देखिए हमको फार्मूला नहीं पता था कि एक्चुअल में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, लेकिन हमको डायमेंशन पता था। तो डायमेंशन अगर हमको पता है और हमको ये पता है कि जो टाइम पीरियड है वो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। रिलेशन हमने बनाया, डायमेंशन फार्मूला में वैल्यू डाली, सॉल्व किया, जो वैल्यू है इनको पुट कर दिया, फार्मूला बन गया। तो आप देखिए जरा इजीली जो है आप फार्मूला भी जनरेट कर सकते हो। तो डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से आप कोई सा नया फार्मूला भी जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए जरा, स्ट्रेच जो वायर होता है, तो वायर को आपने खींच के बिल्कुल दोनों तरफ टाइट बांधा हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर डिपेंड्स द टेंशन ऑफ द वायर। जो वायर होता है उस पर टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंडरी जो होती है वो यूनिट पर मास, ठीक है ना, यूनिट पर मास ऑफ द वायर, वायर के यूनिट पर मास के ऊपर डिपेंड करता है। और लेंथ ऑफ द वायर, जितनी लेंथ का आपने वायर लिया है उस वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। वापस से बात समझिए ना, इस तरह से कोई जो है आपने एक वायर को खींच के ऐसे बांध दिया है, ठीक है ना, वायर है इसको खींच के बांध दिया है, तो अब क्या इसको ऐसे खींचा है आपने, तो इसमें एक टेंशन का फोर्स आएगा, एक तनाव जनरेट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, टेंशन यानी कि एक तरह का फोर्स है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है ना, लेंथ है वायर की, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यूनिट पर मास, ठीक है ना, ये जो इसके ये वायर में जो मास है यूनिट पर लेंथ के ऊपर मास यानी कि m/l के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमको फार्मूला बनाना है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। इससे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर डिपेंड टेंशन फोर्स ऑफ वायर and length of wire and also
depend unit per mass of wire, then stabilized the formula of frequency of wire. वायर की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है हमको स्टेबलाइज करना है। तो जो हमको देके रखा है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले टेंशन का फोर्स है, तो फोर्स की होल पावर ए मान लिया आपने। वायर की लेंथ एल है, इसकी होल पावर आपने बी मान ली। और तीसरा यूनिट पर मास है ना एम जो है, इसकी होल पावर हमने सी मान ली। ठीक है, अब चलिए जरा ये n प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। हम एक कांस्टेंट रखा आपने क्या कि f जो होता है, f की डायमेंशन क्या होती है mlt-2 टू दी होल पावर a, लेंथ की l होती है टू दी होल पावर क्या हो जाएगा b, एंड मास की होती है ml-1। देखो यूनिट पर मास का होता है यूनिट पर मास, यूनिट पर लेंथ मास, ठीक ना। तो टोटल लेंथ से मास को डिवाइड करेंगे तो यूनिट पर मास आएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m, नीचे l, डायमेंशन हो जाएगी ml-1। ठीक है, चलिए देखिए जरा n इक्वल्स टू के, यहां पर देखिए आप m की पावर a, यहां पर c, m की पावर c, यानी m की पावर क्या हो जाएगी, मैं ये नॉर्मल रिड्यूस कर रहा हूं, m की पावर हो जाएगी आपकी a प्लस c। ठीक है, अब देखिए जरा इनटू l की पावर यहां पर a, l की पावर b और l की पावर c, यानी l की पावर क्या हो जाएगी a प्लस b प्लस c, और लास्ट में t की पावर यहां पर क्या हो जाएगी माइनस का 2a, और यहां पर t नहीं है यानी t की पावर माइनस 2a। अब इधर भी लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी t की पावर -1, यानी यहां पर इसकी यूनिट है m0 l0 t की पावर -1। ठीक है, चलो बोथ साइड में हम कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। सबसे पहले हम करते हैं m की पावर a प्लस c, तो a प्लस c इक्वल्स टू हियर m टू द पावर 0, therefore a प्लस c इक्वल टू 0, इट मींस a इक्वल टू माइनस c। ओके, सेकंड l टू द पावर a प्लस b प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। या हम यहाँ पे इसको a प्लस c इक्वल टू 0 आ गया ना, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो a प्लस c की जगह पे क्या लिख सकते हो आप 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस b इक्वल टू 0, इट मींस b इक्वल टू 0। ठीक है, b इक्वल्स टू 0। और लास्ट वाला हम देख रहे हैं, लास्ट वाला जो है आपका -2a, -2a इज इक्वल टू -1 -2, माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1/2 है, तो a की वैल्यू 1/2 यहां पर डालेंगे हम, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तीनों वैल्यू हमको मिल गई है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1/2। ओके, चलो वैल्यू डाल देते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में यहां पर वैल्यू डाल देते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखिएगा वैल्यू डालते हैं हम फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो n इज इक्वल्स टू के f की पावर a, और a की वैल्यू है 1/2, यानी f की पावर 1/2, l की पावर b, b की पावर 0, l की पावर 0, l को भी डिपेंड नहीं कर रहा है। और दूसरा वाला जो m की पावर क्या हो गई आपकी c, c की पावर -1/2, c की पावर -1/2। चलिए n इज इक्वल्स टू के f की पावर 1/2, l की वैल्यू तो होना चाहिए, l की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, इट मींस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। चेक करते हैं हम कहां पर मिस्टेक हुई है। m की पावर a, ओहो l की भी पावर a आएगी, तो l की पावर a, l की पावर b और l की पावर -c, l की पावर a, l की पावर b एंड l की पावर -c है। ठीक है, तो l की पावर यहाँ पर -c हो जाएगा, l की पावर -c नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमने सही किया था पहले, a इक्वल टू माइनस सी, a इक्वल टू माइनस सी, a की वैल्यू यहाँ पे हम माइनस सी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2c इक्वल टू माइनस बी, बी से दी गया, यानी यहाँ से हो गया आपकी b की वैल्यू 2c, b इक्वल टू 2c हो गया, ओके। और यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 आ गई है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इक्वल्स टू है माइनस a, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1/2, ओके। c की वैल्यू -1/2 यहाँ पे डाल देते हैं, तो b की वैल्यू निकाल देते हैं, b इक्वल टू 2 इंटू c की वैल्यू -1/2, 2 से 2 है, b की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू -1, ओके। डाल देते हैं f की वैल्यू 1/2, l की वैल्यू हमारे पास में क्या है -1, b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर -1 डाल देंगे हम, तो l इसको नीचे लाएंगे तो 1/l हो जाएगा। c की वैल्यू, c की जगह पे क्या है हमारे पास मास है, ठीक है ना, तो ये मास की होल पावर -1/2, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/m, m की पावर 1/2, अब n इक्वल टू k, अब ये 1/k, l को इसके नीचे ले आए मैं, रूट के अंदर, ऊपर f है, नीचे m है, ठीक है ना। बाय एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है कि k की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, k की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो वैल्यू डाल देंगे हम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2l रूट के अंदर f/m, ये फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला डेराइव कर लिया। इस तरह से क्या है, आप कोई सा भी फार्मूला, ठीक है ना, कोई सा भी अगर फार्मूला है उसको इजीली आप डिराइव कर सकते हो डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से, ठीक है ना। और भी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके और भी बहुत सारे यूजर हैं, ठीक है ना, हमारे जितने कोर्स में हैं वो हम लोगों ने लगभग पढ़ लिए, ठीक है। अब इतने सारे यूज होने के बावजूद भी ये जो डायमेंशन फार्मूला है इसके कुछ लिमिट है, लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, जरा वो हम एक पॉइंट 2-3 लिमिटेशन है उनको जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो है, इस मेथड से जो है आप जो है जो डायमेंशन लेस फार्मूला, जिनकी मतलब कुछ ऐसे भी हमने देखे जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, बहुत सारे फार्मूले ऐसे भी हमको मिले हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो अब इस मेथड की हेल्प से जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है उस फार्मूले को आप डिराइव कर ही नहीं सकते। भाई हम तो डायमेंशन है उसी का फार्मूला तो इससे डिराइव कर सकते हैं, ऐसी कुछ क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन नहीं है तो वो फार्मूला हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते, एक तो ये लिमिटेशन है। सेकंड वाली जो हमारी लिमिटेशन है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द देन, देखिए अब हमने यहाँ पर देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी m, l और t, इन तीन चीजों को ऊपर अगर डिपेंड है तो वही फार्मूला हम लोग जो है वो डिराइव कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ जो क्वांटिटी इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो, तो इनके अलावा अगर अनदर फैक्टर के ऊपर वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो वो जो फार्मूला है वो हम डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो लिमिट है कि भाई m, l और t के फॉर्म में हमारे पास डायमेंशन है, तो इनके ऊपर अगर वो क्वांटिटी डिपेंड है वही फार्मूला क्या है हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमने क्या देखा भाई, जैसे बहुत सारे फार्मूले इस तरह के होते हैं जो साइन थीटा कॉस थीटा यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो इस डायमेंशन फार्मूले उनके अंदर हम वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनके फार्मूले भी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमको प्रॉब्लम आती है, यानी कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से क्या है डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कुछ लिमिटेशन थी। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखिए जरा। आई होप आपको ये जो डायमेंशन और लिमिट वाले जो फैक्टर हैं ये जो हम लोगों ने समझा है ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे फॉर्मेट हैं, एग्जाम में आते रहते हैं इस बेस के क्वेश्चन, कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT नीट वगैरह के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ें याद होना चाहिए, बेसिक टर्म है, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारे पास में वान डेर वाल्स फोर्स का फार्मूला देके रखा है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और P माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ये हमारे पास में वान डेर वाल्स फोर्स है जहां पर P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना, और T फॉर टाइम, R ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं, सॉरी ग्रेविटेशनल नहीं,
जनरल कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है, ठीक है ना, आप जानते हो। अब यहाँ पर ये दो अननोन क्वांटिटी है ए और ये बी, हमसे पूछा है कि जो ए और बी है इनकी डायमेंशन निकालिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी, ए और बी जो है इसकी आपको यूनिट और डायमेंशन जो है वो काउंट करना है, ठीक है। अब देखिए जरा हम लोग समझते हैं इसको, देखिएगा अब एक बेसिक चीजें हम लोगों ने जब एनालिसिस किया था कि जब हम चेक कर रहे थे कि भाई कोई सा फिजिकल फार्मूला या तो करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, तो हमने देखा था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, मतलब जो डायमेंशन होती है, जैसे एल टी माइनस वन है तो एल टी माइनस वन में ऐड होगा, एल टी माइनस वन में कभी एल ऐड नहीं हो जाएगा, ओनली टी ऐड नहीं होगा, नहीं, सिमिलर है तो ही ऐड होगा। और अगर कोई दो क्वांटिटी का एडिशन दिया है, इसका मतलब दोनों की जो डायमेंशन है ना वो सेम होगी, ये बिल्कुल पक्का है, ठीक है ना। आप देखिए जरा यहाँ पर हम क्या करें, देखिएगा ये P फॉर प्रेशर, और प्रेशर में ये A अपॉन V स्क्वायर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है ना। वी नो दैट एडिशन ऑफ we know that addition of similar, या फिर ऐसा लिखते हैं we know that in dimension we add only similar dimension क्वांटिटी। इसका मतलब समझिए, डायमेंशन फार्मूले के अंदर हम उन्हीं दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम हो। इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला और इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। इस भाई सिमिलर टाइप की डायमेंशन है ना, उनको ही आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये ए अपॉन बी फॉर क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम का इसका डायमेंशन देखिए, अच्छा फोर्स की डायमेंशन तो क्या हो जाएगी, एम एन टी माइनस टू, एरिया की एल स्क्वायर, ए की अननोन है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, देखो जरा इधर, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये फार्मूला था। या फिर सीधा आप देखो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल क्यूब होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल क्यूब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एम एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एल टू दी पावर 6, 2 से ये तो एल टू दी पावर 4 बची, इसका इधर मैं क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, देखिए जरा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू दी पावर 4, ए की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू दी पावर 5 टी माइनस टू, ये डायमेंशन किसकी हो गई, ए की डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब हमको निकालना है किसकी, बी की डायमेंशन, ठीक है, ये नोट हो गया। अब बी की डायमेंशन हम लोग निकालते, देखिए जरा बी की डायमेंशन हम लोग निकालते हैं, बी देखिए, अब ये यहाँ पर क्या v माइनस बी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो b की डायमेंशन है वो b की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, कि फिजिकल डायमेंशन में हम सेम चीजों को ऐड कर सकते हो और सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इट मींस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v आर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, v और b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b
ऑफ बी इक्वल्स टू एल क्यूब। तो सीधे तो हो गया। v की अभी हमने डायमेंशन क्या निकाली, एल क्यूब निकाली ना, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल क्यूब हो जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो m0 एल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से जो है अननोन कोई क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन को भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया हुआ है ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये यूनिट और डायमेंशन का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम कुछ मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आप फिजिक्स में आगे चलोगे तो उसमें मैथ्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी और उसमें साथ में आपको वेक्टर समझना होगा। वेक्टर से आप फेमिलियर नहीं हो, पहले आपने पढ़ा नहीं है, ठीक ना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जरूर आपने सुना होगा, लेकिन वेक्टर का एडिशन क्या होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों से आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर और वेक्टर का एडिशन किस तरह से होता है, ट्रायंगुलर एडिशन सिस्टम क्या होता है, पैरेललोग्राम एडिशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। और भी वेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके।